नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एनएमी कार्नर की तरफ से आप सभी मित्रों को रक्षा बंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये आम रक्षा बंधन नहीं है। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं एनएमी कार्नर पर। इस त्यौहार में आप देखेंगे जो ये रक्षाबंधन का त्यौहार है, इस त्यौहार में ये आम त्यौहार इसलिए नहीं है क्योंकि इस बार हमारे साथ एक महामारी है और इस महामारी में हमें सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना है। ये लॉकडाउन किया गया है, ये हमारे लिए ही किया गया है दोस्तों। साथ ही साथ आप त्यौहार बनाइए, आप त्यौहार का सेलिब्रेशन जरूर कीजिए, लेकिन एक आप लोगों से गुजारिश है कि इस रक्षाबंधन में आप प्यार बांटिएगा, वायरस नहीं। जहाँ तक आप कोशिश कीजिएगा लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिएगा। भाई बहन जो रक्षा बांधते हैं या बंधवाते हैं वो अपने साथ एक एक मास्क लगा कर रहें, दोनों से रक्षा बांधते हैं। खास करके ऐसे बहनों या ऐसे भाई जो हमारे हैं जो रक्षा बंधवाने अपनी बहन के यहाँ जाते हैं, या ऐसी बहन जो भाई के घर रक्षाबंधन बांधने आती हैं, वो इस बात का जरूर फॉलो करेंगी। ठीक है दोस्तों, तो एक और सूचना आप लोगों के लिए कि कल संडे है, आज संडे है और संडे में हमारी 2 क्लास होती है। पहली एक 9 बजे और दूसरी 6 बजे। तो जो बहन हमारी हैं, जो बहन है या भाई, उनको राखी बंधवाने भाई के यहाँ या भाई बहन के यहाँ जाना पड़ता है, इसलिए शाम की 6 बजे वाली क्लास ऑफ की गई है। और साथ ही साथ आज की 6 बजे वाली क्लास ऑफ होगी शाम में, और कल सुबह की क्लास भी ऑफ रहेगी जो 9 बजे लाइव आती है। यानी ये रक्षाबंधन फेस्टिवल का ऑफ किया गया है, जिससे आप लोग अधिक से अधिक जुड़ सकें अगली वीडियो में हमारे साथ। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सी सूचना एक बार फिर से बता देते हैं कि आज शाम में जो हमारा संडे स्पेशल क्लास होती है वो बंद है, और कल यानी रक्षाबंधन के दिन क्लास 9 बजे वाली भी ऑफ रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे उस पे चलते हैं। लेकिन एक बार फिर हमारे एनएमी सेवा संस्थान की तरफ से आप सभी भाई बहन को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आपसे इतिहास के जिस टॉपिक पे हमारी चर्चा आपसे चल रही थी वो टॉपिक था आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हम अंग्रेजों के प्रसार की बात कर रहे थे कि अंग्रेज कैसे भारत में अपने चरण को या अपने विस्तार को कैसे करते हैं, उनका विस्तार कैसे भारत में होता है, इसकी चर्चा हम आपसे कर रहे थे। इस वीडियो में के पहले हमने जिनकी बात की, हमने इसके पहले कर्नाटक वार की बताया, एंग्लो कर्नाटक वार, जहाँ पर कर्नाटक की विजय करते हैं अंग्रेज, कैसे उसकी हमने चर्चा की। उसके बाद कर्नाटक की विजय के बाद हमने आपसे बात की बंगाल विजय की, कि अंग्रेजों ने जो बंगाल विजय किया वहाँ पे उन्होंने प्लासी किया, प्लासी के बाद बक्सर किया, और बक्सर के साथ ही वो इलाहाबाद की ट्रीटी करते हैं 1765 में। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ और वहाँ देखते हैं, वो क्या है कि उसी के साथ जो अवध है, अवध में आप देखेंगे अवध के साथ सहायक संधि हो जाती है, और जो मुगल है वो भी आप उनके वर्चस्व को कम कर देता है। अब तक देखेंगे इतने क्षेत्रों में अंग्रेजों का वर्चस्व कायम हो चुका है। अब नंबर आता है किनका? अब नंबर आता है मैसूर राज्य का। मैसूर राज्य में जाने से पहले आपको बता दें दोस्तों कि मैसूर राज्य की स्थापना 1761 में होती है, और इसकी स्थापना करते हैं हैदर अली। हैदर अली एक सेनापति हुआ करते थे, किस वंश के? वाडनार वंश के। वाडनार वंश इसी क्षेत्र में एक वंश हुआ करता था, साम्राज्य हुआ करता था, उसके सेनापति हैदर अली हुआ करते थे। 1761 में ये एक नए राज्य की स्थापना करते हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं और मैसूर राज्य की स्थापना करते हैं। मैसूर राज्य स्थापित होता है तो आप देखेंगे 1761 के बाद वहाँ पर ये स्पेशली संघ अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ाते हैं। और इन्हीं का एक पुत्र होता है जिनका नाम था टीपू सुल्तान। मुख्यतः ये जो मैसूर है यहाँ पर 2 ही शासक आपको मिलेंगे, एक हैदर अली और दूसरा टीपू सुल्तान। दोनों की एक विशेषता है कि दोनों युद्ध में मारे जाते हैं। एक युद्ध में घायल होने के बाद जिनकी जान जाती है वो हैदर अली, और दूसरा जो टीपू सुल्तान है ये श्रीरंगपट्टनम में इनकी मृत्यु होती है।
तो आइए इस महागाथा को हम आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले आपको एक इमेज दिखाएंगे, आप मैसूर राज्य को समझ लीजिए। ये है आपका मैसूर राज्य, ये पूरा क्षेत्र है मैसूर का। मैसूर के क्षेत्र में आप देखेंगे वर्तमान का कर्नाटक और केरल का हल्का सा हिस्सा मैसूर में पड़ता था, मैसूर राज्य में। और यहाँ पर आप एक चीज और आप ध्यान दीजिए कि ये क्षेत्र बहुत ही प्रचुर मात्रा में आप देखेंगे इसका जो तटवर्ती क्षेत्र था बड़ा ही उपजाऊ हुआ करता था। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो हैदर अली की हमने बात की, यहीं पे सबसे पहले अब हमें बात कर लेनी होगी टीपू सुल्तान के जीवन परिचय के बारे में। उसके बाद जितने युद्ध किए हैं उन युद्धों की हम चर्चा करेंगे। देखिए टीपू सुल्तान जो था, इनके पिता का जो नाम था, पिता इनके हैदर अली थे। इन्होंने बहुत ही अंग्रेजों को बहुत तीव्रता से बड़ी ही चतुराई के साथ टक्कर दिया और ये टक्कर अंग्रेज कभी भूल नहीं पाए। और इन्हीं के संदर्भ में आप देखेंगे जो अंग्रेज कार्नवालिस होता है, कार्नवालिस कहता है कि हमने अपने शत्रुओं को पंगु बना दिया और अपने मित्रों को भी मजबूत नहीं होने दिया है। तो ये सब कहानी जब आप देखेंगे जिसकी हम आपसे बात करेंगे आगे। हमने आपको बताया कि पिता ये बड़े ही उच्च श्रेणी के व्यक्ति थे, ये बड़ी ही जिनकी बुद्धि थी बड़ी ही तीव्र हुआ करती थी। इन्होंने जो फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति से मूल्यों को भारत में उतारना चाहा। फ्रांस की क्रांति के कौन कौन से मूल्य थे आप देखेंगे। फ्रांस की क्रांति के मूल्य में स्वतंत्रता है, फ्रांस की क्रांति के मूल्य में समानता है, आप देखेंगे बंधुत्व है। ये जो 3 मूल्य हैं जो फ्रांस की क्रांति से आए थे, उन मूल्यों को ये बढ़ावा देता है, अपने यहाँ लागू करता है। और ये आधुनिक मूल्यों की बात करते हैं कौन, टीपू सुल्तान। इतना ही नहीं, ये सैन्य सुधार भी करते हैं। ये अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से नए यूरोपीय जो तरीका था उसमें वो मॉडर्न तरीका हुआ करता था, यूरोपीय तरीके से अपनी सेना का नया गठन करते हैं कौन, टीपू सुल्तान। और इतना ही नहीं, डिंडीगुल और मालाबार के पास ही गोला बारूद की फैक्ट्री लगाते हैं। ऐसा कार्य करने वाले वो समकालीन भारत में पहले शासक थे। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाते हैं और जैकोबिन क्लब की स्थापना करते हैं। और इनके जो संबंध थे आप देखेंगे, इनको जो रिलेशन थे वो फ्रांसीसियों से बड़े अच्छे हुए। अब कलह की बीज यहीं से तैयार होती है कि अगर आपके जो संबंध है फ्रांसीसी के साथ अच्छे होंगे तो स्वाभाविक है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भारत में जो विदेशी 2 वर्चस्व पे थे वो एक फ्रांसीसी थे और दूसरे अंग्रेज। हालांकि इन दोनों में अंग्रेज आगे जाकर विजयी होते हैं, लेकिन ये कलह की जड़ हो गई। और आप देखेंगे इसी परिप्रेक्ष्य में एक महान युद्ध होता है जिसे बोलते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1766 में। आइए चलते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के डिटेल के बारे में। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है ये होता है 1766 में। देखिए युद्धों की बड़ी डिटेलिंग करना हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको टू दी पॉइंट पूछे जाएंगे कि नेतृत्वकर्ता कौन था, परिणाम क्या हुआ, संधि कौन सी हुई और कारण क्या थे। ये 4 चीज़ ही आपसे यहाँ पे पूछी जाने वाली है। कौन कौन से आपको हम हैंड में देते हैं। सबसे पहले कि लीडर कौन था, दोनों की ओर से लीडर कौन था। दूसरी चीज़ आपको यहाँ से देखेंगे कि जिसका जो रिजल्ट रहा वो क्या रहा, रिजल्ट की। और तीसरी जो हमारी आपसे चर्चा होगी, जो आपको जानना महत्वपूर्ण होगा, वो ट्रीटी, कि क्या कोई इसके लिए कोई ट्रीटी हुई है। और चौथा जो महत्वपूर्ण होगा कि इस युद्ध का, इस वार का रिजल्ट क्या था। यही 4 चीज़ें आपको युद्ध के बारे में जाननी है। तो इन्हीं 4 चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। कहानी कहना हमारे लिए उचित नहीं है। क्यों? जहाँ आपको फोकस करने की आवश्यकता होगी, जहाँ हमें बताना होगा कि आपको जहाँ एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वहाँ पे हम कहानी भी कहेंगे, फैक्ट भी देंगे और कॉन्सेप्ट भी देंगे। ठीक है? तो यहाँ पर हमें टाइम ज़्यादा नहीं देना होगा। तो आइए चलते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की डिटेल। देखिए इस युद्ध में सबसे पहला हम नेतृत्वकर्ता की बात करेंगे, लीडरशिप। लीडरशिप 2 लोग होंगे, एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से और एक मैसूर राज्य की तरफ से। मैसूर राज्य की तरफ से लीडरशिप कर रहे थे हैदर अली, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इधर से जो लीडरशिप थी वो थी बेरेलस्ट के पास।
बेरे लेफ्ट के पास लीडरशिप थी। दोनों के बीच युद्ध होता है। युद्ध आप देखेंगे, युद्ध में बड़ी ही चतुराई के साथ जो मैसूर राज्य के लीडर थे हैदर अली ने दो लोगों को अपने साथ मिला लिया। कौन कौन से? एक थे मराठा और मराठा के साथ दूसरे थे हैदराबाद के निजाम। इन दोनों को अपने साथ मर्ज कर लिया और मर्ज कर लेने के साथ ही आप देखेंगे कि जो मैसूर राय था वो बहुत ही सशक्त हो गया, मजबूत हो गया और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाएगी, क्योंकि इनके पास वो कमज़ोर पड़ जाएंगे यहाँ पर। और जब कमज़ोर हो जाएंगे तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की बुरी तरह से हार होती है। उसका रीज़न क्या होता है? ये कि मराठा जो हैं और निजाम दोनों जो मैसूर है, मैसूर के साथ हैदराबाद के निजाम और मराठा दोनों मिल गए थे। अब इस युद्ध के कारण की अगर बात की, आखिर ये युद्ध हुआ क्या था, रीजन क्या था, युद्ध हुआ क्यों था? ये युद्ध हुआ था मसाला जो व्यापार है, जो स्पाइस का ट्रेड है, उस ट्रेड के एकाधिकार को लेकर। अंग्रेज चाहते थे हम उसमें आगे रहें और विदेहार्थी व्यापारी चाह रहे थे हम आगे रहें और साथ ही फ्रांसीसी चाह रहे थे हम। फ्रांसीसी का हित हुआ करता था मैसूर राज्य, हमने बताया संबंध बड़े अच्छे थे और इसी बैकग्राउंड में युद्ध होता है दोनों के बीच। अब देखिए इस युद्ध में हमने आपको तीन चीज़ें बात की। नेतृत्वकर्ता कौन था? परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ अंग्रेज हारे। नेतृत्वकर्ता थे हैदर अली और बेरे लेफ्ट। और उसके बाद हमने आपको बताया कारण क्या था। अब बता लेते हैं कि इस युद्ध की समाप्ति कैसे हुई। तो इस युद्ध की समाप्ति हुई एक संधि से। संधि कौन सी है? उस संधि का नाम है मद्रास की संधि। मद्रास की एक संधि होती है और संधि किस सन में होती है? 1769 में यह संधि होती है और इस संधि के साथ ही युद्ध पूरी तरह से समाप्त होता है। इसी संधि में जो शर्तें रखी गई, उन शर्तों में कहा गया कि आप जहां पर हैं, जिस स्थिति में जो राज्य थे पूर्व में, वो राज्य वहां पर लौट जाए। जीता हुआ क्षेत्र वापस करते हैं हैदर अली और इस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने हैदर अली के युद्ध का हर्जाना भरा। हरियाणा भरते हैं अंग्रेज यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद दूसरा युद्ध होता है। दूसरे युद्ध का कारण क्या है? एक बंदरगाह है, पहले हम उसी की बात कर लें। कारण क्या है? एक बंदरगाह है जिसका नाम है माही। ये माही बंदरगाह अंग्रेजों के कब्जे में नहीं था, ये कब्जे में था फ्रांसीसियों के पास। अंग्रेज क्या करते हैं, क्योंकि अंग्रेज और फ्रांसीसी की तनी बनी हुई थी, अब तलवारें खींची हुई थी, इसलिए अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को नीचा दिखाने के लिए बंदरगाह उनसे छीन लिया, माही। और जब बंदरगाह छीन लिया और ये बंदरगाह पड़ता था मैसूर राज्य में, तो यहाँ पर हैदर अली ने हस्तक्षेप किया। और जब हस्तक्षेप किया तो यहाँ पर अंग्रेज मानने नहीं इस बात को, और फिर दूसरे एंग्लो मैसूरवाद की पृष्ठभूमि तैयार हो गई और ये कारण था युद्ध हुआ। फिर अब की बार दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं और अब की बार जो लीडर है वो कौन है? दोनों तरफ से, एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बात कर लें कि लीडर कौन है, और दूसरा हम मैसूर राज्य की तरफ से बात कर लें। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व इस बार वारेन हेस्टिंग कर रहे थे। वारेन हेस्टिंग कर रहा था नेतृत्व इस बार। और आप देखेंगे जो नेतृत्व करता मैसूर राज्य की तरफ से थे वो दो लोग हैं। पहले तो हैदर अली ने नेतृत्व किया। हैदर अली इस युद्ध में बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और घायल होने के बाद कुछ समय के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इन्हीं के पुत्र दूसरे युद्ध में लीडरशिप उठाते हैं। कौन? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान इसमें लीड कर रहे हैं और युद्ध की जो समाप्ति होती है, जो परिणाम होता है, वो परिणाम होता है मंगलौर की संधि से। अच्छा, रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट ये रहा कि युद्ध में दोनों बराबरी की स्थिति में रहे, ना किसी की जीत हुई ना किसी की हार हुई, बराबरी के हिस्से में रहे। और यहाँ पर जो संधि हुई वो संधि हुई मंगलौर की संधि। ये थी मंगलौर की संधि। एक इसका समय क्या था? मंगलौर की संधि हुई 1784 में और ये जो युद्ध चला था, ये युद्ध चला था 1780 से लेकर 84 तक, 4 सालों के बीच में युद्ध का टाइम पीरियड है। अच्छा, इतनी बातें स्पष्ट हैं। तो अब देखिए युद्ध की संधि हमने बताई, परिणाम बताए, दोनों बराबर थे। लीडर कौन था? अंग्रेजी में वारेन हेस्टिंग थे और इधर से हैदर अली और टीपू सुल्तान थे। ठीक है, ये हो गया जो
द्वितीय युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। तब बात करेंगे तृतीय। टोटल आपको बता दें कि 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, जिसमें पहले में हैदर अली है, दूसरे में टीपू सुल्तान और हैदर अली हैं, तीसरे में टीपू सुल्तान है और चौथे में टीपू सुल्तान है। तो आइए तो अब चलते हैं तीसरे प्रमुख युद्ध के बारे में, जो थर्ड एंग्लो मैसूर वार है, वहाँ पर हम चलते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में जो नेतृत्व करता था वो भी ठीक उसी तरह हम बात करेंगे, एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, एक मैसूर राज्य की तरफ से। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व इस समय कॉर्नवालिस के हाथों में था। तीसरे की बात कर रहे हैं, इस समय नेतृत्व ले रहा था कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के बाद आप देखेंगे जो मैसूर की तरफ से नेतृत्व था वो टीपू के हाथ में था। दोनों के बीच युद्ध होता है। परिणाम क्या होता है? टीपू सुल्तान की पराजय होती है। क्यों? पराजय का रीजन क्या था? इस बार ध्यान रखिए, इस बार जो कॉर्नवालिस है, कॉर्नवालिस ने बड़ी ही सूझबूझ का साथ दिया। रणनीति उसने बनाई क्या? जो मराठा थे और निजाम, इन दोनों को अलग रखा, युद्ध से बाहर रखा, और युद्ध से बाहर रखने के अलावा ही आप देखेंगे अपने पक्ष में कर लिया। अब की बार मराठा और निजाम, हैदराबाद के जो निजाम थे वो अंग्रेज़ों की तरफ लड़ रहे थे, और यही रीजन है, यही बहुत बड़ा रीजन है कि टीपू सुल्तान यहाँ पर पराजित होता है और टीपू सुल्तान यहाँ पर बुरी तरह हार जाता है। और तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध ही एक निर्णायक युद्ध होता है। यहाँ पर समझ में आ जाता है कि मैसूर में किसका शासन होगा, मैसूर में किसकी चलेगी। और यहाँ पे एक संधि होती है जिसका नाम है श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और ये संधि का समय है 1792। अगर आप देखेंगे इस संधि का क्या क्या प्रावधान थे, ये आपको यहाँ से थोड़ा सा जानना महत्वपूर्ण है। इसकी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे, जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया है कि जो चीज़ आपके लिए आवश्यक होंगी उसकी हम बात करेंगे। श्रीरंगपट्टनम की संधि में देखिए, पहला तो कंडीशन ये अंग्रेजों ने लगाई कि जो आधा राज्य है आप ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे। किसका? मैसूर राज्य का। दूसरा, इस बार हर्जाना भरेंगे टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान ने 3 करोड़ रुपए का हर्जाना भरा। और अब देखिए, जब मराठा और निजाम दोनों इसके साथ आए थे तो इस युद्ध में उनको भी उन्हें लाभ देने का प्रॉमिस किया था। अब मराठा को ये मैसूर का एक हिस्सा जीत कर देता है। वो हिस्सा कौन सा है? तुंगभद्रा नदी के किनारे का हिस्सा। तुंगभद्रा नदी के किनारे जो मराठा के समीप का क्षेत्र था वो हिस्सा मैसूर से लेकर दे देता है मराठाओं को अंग्रेजों ने। और दूसरा, जो निजाम थे, निजाम को ये कृष्णा और पेन्नार नदी के बीच का जो हिस्सा था वो दे देता है निजाम को। अब इससे निजाम भी बकूल हो गए, बखूबी खूब खुश हुए, और मराठा भी कि यार हमने युद्ध तो जरूर किया लेकिन युद्ध में हमको लाभ हुआ। अब अंग्रेजों को बड़े अच्छे लगने लगे ये, और दोनों में खूब पटने लगी। ये थी, आप देखिए, इसी समय जो कॉर्नवालिस था, कॉर्नवालिस कहता है, तृतीय युद्ध ये पूछा जाता है कि किस युद्ध में कॉर्नवालिस ने एक स्टेटमेंट दिया था, तो ये तृतीय युद्ध था जिससे महत्वपूर्ण रूप से वो स्टेटमेंट देता है कि मैंने अपने शत्रुओं को पंगु बना दिया। किसको पंगु बना दिया? पंगु बनाने का अर्थ यहाँ पे है मद्रास राज्य और मैसूर राज्य को उसने पंगु बना दिया। और देखेंगे तो कहता है कि ना अपने शत्रुओं को पंगु बना दिया और मित्रों को भी बढ़ने का अवसर नहीं दिया, मजबूत नहीं होने दिया। ये स्टेटमेंट है कॉर्नवालिस का, लेकर मैसूर राज्य के बीच के बारे में ये स्टेटमेंट देता है, और ये समय है आपका 1792 का। इसके बाद फिर चौथा प्रमुख युद्ध होता है जो एक निर्णायक युद्ध होता है एंग्लो मैसूर, और ये निर्णायक युद्ध डिसाइड करेगा कि मैसूर में किसकी शासन होगी, कौन आएगा। और ऐसा कि तीसरे प्रमुख युद्ध में ही ये डिसाइड हो चुका था जहाँ पे श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, लेकिन चौथा प्रमुख युद्ध एक मान सम्मान का युद्ध था, और यहीं पर आप देखेंगे ये युद्ध होता है 1799 में। और इस युद्ध में नेतृत्वकर्ता एक तरफ हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हैं आपके विलेजली नेतृत्व कर रहे हैं, और मैसूर राज्य की तरफ से वही पुराना नेतृत्वकर्ता
टीपू सुल्तान है, जो पिछला तृतीय एंग्लो मैसूर वार हार चुके हैं और उनके साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। आधा राज्य अंग्रेजों ने छीन लिया था और उनसे लेकर तुंगभद्रा नदी के किनारे का हिस्सा मराठों को दिया था और निजाम को कृष्णा और पन्नार का हिस्सा दिया था और 3 करोड़ का हर्जाना लगाया था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इस आधे राज्य पर भी वो अपने आत्मसम्मान के लिए टीपू लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और इसीलिए आप टीपू को देखेंगे बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़े सम्मान के दृष्टि से वर्तमान में देखा जाता है। और अब टीपू अंग्रेजों से जो युद्ध होता है इसमें टीपू वर्सेस वेलेजली होता है और इस समय युद्ध में ही टीपू की मृत्यु होती है, टीपू शहीद होते हैं, मारे जाते हैं। और एक छोटा सा युद्ध के बाद जब अंग्रेजों ने युद्ध जीत लिया कि अब भारतीय सहानुभूति प्राप्त करने के लिए एक काम करते हैं, क्योंकि टीपू का जो साम्राज्य था, जो वाडेयार हमने बताया था, वाडेयार वंश का साम्राज्य का छीना हुआ हिस्सा हुआ करता था जिसे हैदर अली ने प्राप्त किया था। तो वाडेयार वंश के शासक को एक छोटा सा हिस्सा दे देते हैं, ये कहते हैं आपका हिस्सा है, हम आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आप इस हिस्से को वापस ले लीजिए। और ये हिस्सा अंग्रेजों ने जो कृष्ण राय थे उनको वापस करके राजा बना देता है और इससे एक पवित्र छवि उनकी अंग्रेजों की भारत में फैलती है। लगता है कि ये हमारे लिए साम्राज्य विस्तार नहीं कर रहे हैं बल्कि राज्य की स्थापना कर रहे हैं। तो इतनी कहानी थी मैसूर राज्य की और मैसूर में आपने 4 वार देखे और चारों में आपने देखा होगा कि पहले में बहुत अच्छी तरह से विजयी होते हैं हैदर अली, दूसरे में बराबर की होती है, तीसरे में टीपू सुल्तान पराजित होता है और चौथे में टीपू सुल्तान शहीद हो जाता है। यहाँ तक की कहानी के बाद आइए हम पहले एक पीपीटी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे आगे बात करेंगे। ये एक दृष्टि में हमने एक चार्ट बनाया है, उस चार्ट को आप देख लें, यही कंक्लूजन है इन चारों का। ठीक है, देखिए आप देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हमने बताया कि इसका समय है 1767 से लेकर 69 के बीच में और अंग्रेजों और हैदर अली के बीच एक कर्नाटक सीमा के विवाद के कारण होता है। और विवाद के साथ ही साथ हमने आपको एक और रीजन बताया था, वो प्रमुख रीजन कौन था, वो था कि मसाला व्यापार के एकाधिकार को लेकर। और इसकी समाप्ति होती है मद्रास संधि के द्वारा जो 1769 में होता है। अंग्रेज यहाँ पराजित होते हैं और हैदर अली बहुत ही अच्छी तरह से विजयी होता है। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इसमें आप देखेंगे 1780 से लेकर 84 के बीच चलता है। सॉरी, इसका कारण था अंग्रेजों और फ्रांसीसी बंदरगाह माही जो बंदरगाह था उस पर कब्जा करना और यहाँ पर इस युद्ध की समाप्ति होती है मंगलौर की संधि के साथ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको एक काम करेगा। और ये युद्ध बराबरी पर समाप्त होता है, निर्णय नहीं होता इस युद्ध में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में होता है। टीपू द्वारा त्रावणकोर पर जो अटैक कर दिया गया, इसकी वजह से ये युद्ध होता है और यहाँ पे होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि और टीपू यहाँ बुरी तरह हार जाता है। यहाँ पे हमने बताया कि जो मराठा थे और जो निजाम थे, इनको बड़ी ही कार्नवालिस ने बड़ी ही चतुराई के साथ अपनी तरफ मिला लिया और इसी युद्ध में उन्होंने कहा था कि हमने अपने शत्रु को पंगो बना दिया है और अपने दोस्तों को मजबूत होने नहीं दिया है। यहाँ पर टीपू सुल्तान की पराजय होती है और फिर ठीक 7 साल बाद अपने आत्मसम्मान के लिए टीपू सुल्तान फिर युद्ध में आता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कारण क्या था कि टीपू सुल्तान के ऊपर जो सहायक संधि थी वो ज़बरदस्ती अंग्रेज थोप रहे थे और टीपू सुल्तान सहायक संधि को स्वीकार नहीं कर रहे थे। इसी पर आत्मसम्मान की बात थी और फिर युद्ध हुआ। यहाँ पर टीपू की मृत्यु होती है, टीपू शहीद होते हैं और टीपू की पराजय होती है। इसके साथ मैसूर राज्य पूरी तरह से अंग्रेजों का हो जाता है और वहाँ के एक लोकल शासक वायनार को एक छोटा सा राज्य देकर कृष्ण राय को वहाँ का शासक बनाया जाता है। इससे ये छवि, पवित्र छवि भेजने की एक कोशिश थी अंग्रेजों की। अब आप एक इमेज देखें, इस इमेज में आप देखिए कि अब क्या क्या, अब तक अंग्रेजों ने कर्नाटक की विजय कर ली है, अब तक अंग्रेजों ने बंगाल विजय कर ली है, अवध ले ही लिया है, मुगल इनके कब्जे में है ही हैं। अब बचा क्या, मैसूर को उन्होंने ले ही लिया। अब इसके बाद इनका जो रुख होगा वो होगा जो कर्नाटक से सटे हुए जो मराठा क्षेत्र हैं इन पर धावा बोलने का। अब मराठा का बारी है
अब मराठा कितना टक्कर देंगे। जो मराठा अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ा करते थे, अब उन्हीं की वर्चस्व, उन्हीं की बारी है, उनको कैसे ये अपने अंदर चपेटेंगे। मराठा वार में 3 प्रमुख वार होते हैं। यहाँ पर केवल हम 2 पॉइंट बात करेंगे। यहाँ पर 3 प्रमुख वार होते हैं। पहला है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से लेकर 1782 के बीच में। दूसरा जो है ये 1803 से लेकर 1805 के बीच में होता है। और जो तीसरा है वो तीसरा होता है 1817 से लेकर ये होता है 1818 के मध्य। इनकी तीनों की संधि की बात करेंगे हम कि कौन कौन सी यहाँ संधि हुई है। आप देखेंगे यह समय जो है ये पेशवा के काल का होता है और यहाँ पर अंग्रेजों के वर्चस्व के रूप में आते हैं कई, और यहाँ पे युद्ध होता है। आप देखेंगे यहाँ पे वेलेजली आता है, हेस्टिंग आते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग और वारेन हेस्टिंग दोनों का यहाँ पे रोल होता है। तो आइए अब देखते हैं इस युद्ध में क्या क्या है। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे यहाँ पर जिस युद्ध के बारे में, वो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण क्या था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण था सूरत की संधि। ये सूरत की संधि होती है उसी आंग्ल मराठा उसी आप देखेंगे इस युद्ध के कारण प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। और इस आंग्ल मराठा युद्ध में आप देखेंगे जो लीडर थे मराठा की तरफ से कौन है? मराठा की तरफ से लीड कर रहे हैं कई सरदार मिलकर। कई मराठा सरदार हैं, कई मराठा पेशवा हैं, वो एक साथ बैठ के लीड कर रहे थे। और दूसरी तरफ से जो लीडरशिप का जो दायित्व था वो था अंग्रेजों की तरफ से वारेन हेस्टिंग कर रहा था। और इस समय जो पेशवा थे, जो मराठा के पेशवा हुआ करते थे, वो थे माधव राव नारायण इसमें पेशवा हुआ करते थे। और यहाँ पर इस युद्ध का जो परिणाम हुआ वो परिणाम आप देखेंगे यहाँ पर मराठा विजयी होते हैं और वारेन हेस्टिंग यहाँ पर पराजय होते हैं उनकी। इसके बाद आप देखेंगे अंग्रेज यहाँ से कुछ समय के लिए हटते हैं, क्योंकि ये 1700 आप देखेंगे यहाँ पर जो संधि होती है सालबाई की संधि होती है। यहाँ पर सालबाई की संधि होती है। सालबाई की संधि के बारे में आपको हम थोड़ा सा जरूर बताएंगे। ये सालबाई की संधि होती है 17 मई 1782 में। ये 1782 में जो सालबाई की संधि होती है ये किनके बीच हुआ था आप ये जान लें। पहली बात ये पूना दरबार में हुआ था। ये संधि अंग्रेजों और मराठा के बीच हुई थी। दूसरी चीज यहाँ पर आप देखेंगे इसी के साथ जो आंग्ल मराठा युद्ध था प्रथम वो समाप्त होता है। इसमें शर्तें क्या थी? एक प्रमुख शर्त आपको बता दें कि जो सेल्सट द्वीप जहाँ पर जिसपे मुंबई शहर बॉस अवस्थित है वही द्वीप है और वहाँ पर एक बड़ा दुर्ग अंग्रेजों को दे दिया जाएगा। दूसरी चीज जो अंग्रेज जो हैं ये रघुनाथ राय का साथ छोड़ेंगे। ये सब आपको बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस चीज़ें आपको बार नज़र में आ जानी चाहिए। और यहाँ पर अंग्रेजों ने 12 लाख रुपए हर्जाने के रूप में मराठा को देता है और वो देते हैं रघुनाथ राव पर। अब देखिए पूना दरबार में ये 12 लाख रुपए दे रहे हैं, उसके बाद एक 3 लाख रुपए वार्षिक वेतन दी जाएगी किसको? राघोवा को। बम्बई और दक्षिण में एक दूसरे चीज़ का क्षेत्र दूसरे वापस कर देंगे। यानी यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो बम्बई वाला क्षेत्र है और उसके दक्षिण में एक दूसरे जीते हुए क्षेत्र को ये मराठाओं को वापस करेंगे। ये इस संधि के का परिणाम रहा। इस संधि से लगभग 20 साल तक शांति बनी रही। अब आता है, अब 20 साल मतलब ये होता है 1782 में, 1802 तक इस संधि का परिणाम शांति रहा 20 साल तक। लेकिन 20 साल के बाद वो शांति ज़्यादा बन नहीं पाई। फिर होता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण क्या था? यहाँ पर थी वसीन की संधि। ये क्या है? वसीन की संधि ठीक उसी तरह की संधि है। ठीक ये एक संधि है, सहायक संधि का प्रकार है। ये एक सहायक संधि का प्रकार है। इसके तहत अंग्रेजों ने जो मराठा थे उनको अपने आधिपत्य में स्वीकार करने के लिए संधि कराई थी और इसी पर जो मराठा पेशवा थे ये लोग भड़क गए। और जब ये भड़क गए तो अंग्रेजों के विरोध
विरोध करना शुरू किया और उसका सामना ये हुआ, उसका परिणाम कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। और यहाँ पर आप देखेंगे जो वसीम की संधि से प्रारंभ होता है और यहाँ पर जो पेशवा थे यहाँ पर बाजीराव द्वितीय थे। बाजीराव द्वितीय पेशवा हुआ करते थे और यहाँ पर जो गवर्नर था वो था, जो अंग्रेजों का जो लीडर था उसका नाम था वेलेजरी, जिससे आप आगे बहुत बार परिचित होंगे। वेलेजरी यहाँ लीड कर रहा था और आप देखेंगे इस युद्ध का परिणाम बहुत अच्छा नहीं रहा। और यहाँ पर आप देखेंगे इसके साथ जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है यहाँ पर 4 संधियाँ होती हैं, चारों मराठाओं के साथ जो छोटे छोटे सरदार थे उनके साथ। आप देखेंगे एक संधि होती है देवगांव की संधि, ये होती है 1803 में। आप देखेंगे हमने आपको बताया, आगे देखेंगे आप यहाँ होती है राजपुर की संधि, ये होती है 1805 में। उसके बाद एक प्रमुख संधि होती है राजघाट की संधि, राजघाट की संधि 1805 में ये भी होती है। चौथी संधि, यानी हर संधि यहाँ पे जानना आपको महत्वपूर्ण नहीं है, बस आप इतना जान लेंगे यहाँ पे संधि हुई जिससे युद्ध समाप्त हुआ। अब ये महत्वपूर्ण चीज जो आपको और जाननी है कि जी अंतिम जो यहाँ पर जो संधि हुई थी वो थी राजघाट, जिस संधि के बाद युद्ध की समाप्ति हो गई थी। लेकिन ये चीज और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है, इस युद्ध के बाद क्या मराठा शांत हो जाएंगे या फिर युद्ध होगा? जी हाँ, इसके बाद फिर 12 सालों के बाद फिर युद्ध होता। 1817 में एक पृष्ठभूमि तैयार होती है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की, और वो आप देखेंगे यहाँ पर मराठाओं के जो बारी बारी वर्चस्व थे उसे अंग्रेज दबाना चाहते थे और मराठा उससे बचना चाहते थे। इसीलिए आप देखेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में आप देखेंगे एक साथ फिर सामने आएंगे और इस युद्ध में कोई संधि नहीं होती, कोई अंत की कोई संधि नहीं होगी। कारण छोटी छोटी महत्वाकांक्षाओं को दबाना अंग्रेजों का था और एक बार फिर दोनों सामने आएंगे और इस बार मराठाओं का सामना करेगा लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग फिर इसके पहले हमने बताया वेलेजरी ने किया, उसके पहले वारेन हेस्टिंग था, दोनों अलग अलग हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जो युद्ध का कारण था ये थी मंदसौर की संधि। यहाँ पर युद्ध के परिणाम स्वरूप 2 संधियाँ होती हैं, एक होता है मंदसौर की संधि और दूसरी होती है ग्वालियर की संधि 1817 में। इसके परिणाम स्वरूप ये युद्ध होता है समाप्त। अब आप देखेंगे अब तक मराठा भी अंग्रेजों के अब क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो आइए इनकी इतनी की हम पीपीटी देख लें, फिर हम आगे चलें। अच्छा, इसकी हम एक बार सालबाई की संधि की जो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको दिखा देते हैं पीपीटी में। देखिए सालबाई की संधि के बारे में हमने आपको बताया इसकी मुख्य शर्तें क्या थी कि सेल्सफेट का जो द्वीप था वो थाना अंग्रेजों को दे दिया गया था। रघुनाथ राय का ये साथ छोड़ने के लिए अंग्रेज की बात की गई थी और साथ ही साथ हमने बताया कि जो 3.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने की बात की गई थी। बम्बई के दक्षिण में दूसरे जीते गए क्षेत्र को वापस करने की बात की गई थी। इस संधि से 20 वर्ष तक शांति बनी हुई थी। इसके बाद हमने आपको चार्ट के माध्यम से इस चीज़ को आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ क्या 1775 से लेकर 82। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा निष्कर्ष है उसका। सूरत की संधि से युद्ध प्रारंभ हुआ था, उसका अंत हुआ था सालबाई की संधि से। सालबाई संधि के बारे में हमने आपको डिटेल में आपको यहाँ दिखाया है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। और यहाँ पर पेशवा माधव नारायण थे और माधवराव नारायण, और यहाँ पर जो अंग्रेज का लीडर था वारेन हेस्टिंग था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से 1805 के बीच में और यहाँ पर वसीम की संधि होती है और अंत में जिससे युद्ध समाप्त होता है वो राजघाट की संधि थी 1805 में। और यहाँ पेशवा बाजीराव द्वितीय हैं और द्वितीय और तृतीय दोनों में ही पेशवा रहते हैं। यहाँ पे जो लीड कर रहे थे अंग्रेजों का वो था वेलेजरी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1717 से 1818 के बीच में। आप देखेंगे यहाँ पर बाजीराव द्वितीय पेशवा हैं और यहाँ पर जो लीड करा लॉर्ड हेस्टिंग था। यहाँ पर जो संधि होती है यहाँ पे 2 प्रमुख संधियाँ हमने आपको बताया, एक मंदसौर की संधि है और एक ग्वालियर की संधि है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी टोटल चीज़ कहानी जिन्हें आपको जानना था। आइए पूरी पीपीटी एक बार अपनी तरफ से हम दिखा देते हैं। हमने आपको बताया आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। हमने आपको बताया कि मैसूर की स्थापना 1761 में हुई थी। टीपू सुल्तान का पिता हैदर अली ने की थी और उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ये इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शासक बनता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान यूरोपीय ढंग से सेना का गठन करने वाला प्रथम भारतीय है। इसने डिंडीगुल मालाबार में गोला बारूद की फैक्ट्री स्थापित की। कृषि सुधार में बड़ा इसने कार्य किया था।
फ्रांसीसी क्रांति से इसने जो आदर्श थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, उन्हें वो भारत में लागू करना चाहता था। श्रीरंगपट्टनम की स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। जैकोबिन क्लब की स्थापना करता है। फ्रांसीसियों से इसके संबंध अच्छे थे। उपरोक्त कारणों के कारण आप देखेंगे ये अंग्रेजों के दिमाग में खटकता रहता है। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें आप देखेंगे कि नेतृत्व हैदर अली और बेरजफ्त कर रहे थे। इसका परिणाम क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे अंग्रेजों की हार होती है और संधि होती है, मद्रास की संधि। दोनों को पूर्व की स्थिति में लाया जाता है और कारण हमने बताया था मसाला का व्यापार। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जहाँ पर वारेन हेस्टिंग और हैदर अली सामने आते हैं। हैदर अली को चोट लगती है, मारा जाता है। उसके बाद टीपू सुल्तान शासक बनता है और इस युद्ध का कारण था माही पर कब्जा करना अंग्रेजों द्वारा। दोनों का परिणाम निर्णायक युद्ध नहीं होता, बराबरी पर रहता है और मंगलौर की संधि होती है 1784 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में भी हमने आपको बताया था, जिससे हमने बताया था श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, जिससे युद्ध समाप्त होता है और यहाँ पर टीपू सुल्तान पराजित होता है। यहाँ पर लीड कर रहा था कार्नवालिस। ये युद्ध बड़ा ही महत्वपूर्ण है और निजाम और हैदराबाद के निजाम और मराठा को कार्नवालिस ने अपनी तरफ कर लिया था। और यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम की संधि के बारे में कुछ हमने आपको डिटेल बताया था। हमने बताया था कि आधा राज्य अंग्रेजों ने उनसे छीन लिया था, खास करके डिंडीगुल, मालाबार, बारामहल जो उपजाऊ क्षेत्र था उसे अंग्रेजों ने अपने तरफ किया था। 3 करोड़ रुपए हर्जाना देना पड़ा था। तुंगभद्रा के पास का क्षेत्र लेकर इनको मराठाओं को दे दिया था अंग्रेजों ने और निजाम को कृष्णा और पेन्नार के बीच का क्षेत्र दिया था। यहीं पर कार्नवालिस कहता है कि हमने अपने शत्रुओं को पंगु बना दिया और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को भी मजबूत होने नहीं दिया। ये स्टेटमेंट आपसे डायरेक्ट देकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ये प्रश्न यूपीपीसीएस में 3 बार पूछे जा चुके हैं। ध्यान रखिएगा इसका इंपॉर्टेंस कितना है। ये प्री में 3 बार और 2 बार मेंस में पूछे जा चुके हैं। हालांकि अब मेंस की प्रकृति तो बदल गई है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये अभी भी पूछा जा सकता है। जो चौथा आंग्ल मराठा युद्ध था 1799 में होता है। इसमें सामना कर रहा था टीपू का बेलेजली और लड़ते हुए यहाँ पर टीपू शहीद होता है और यहाँ पर आप देखेंगे वाडियार वंश की स्थापना फिर से वो अंग्रेज यहाँ पर करते हैं। इसके बाद हमारी आपसे चर्चा हुई थी मराठा युद्ध के बारे में। मराठा में हमने आपको बताया था यहाँ पर 3 मराठा युद्ध होते हैं। जो मैसूर युद्ध था वो 4 थे और ये 3 है। प्रथम मराठा युद्ध हमने एक चार्ट में आपको दिखाया था, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। यहाँ पर प्रथम मराठा युद्ध में सालबाई की संधि होती है। आप मराठा और वारेन हेस्टिंग्स युद्ध करते हैं और उसका कारण सूरत की संधि थी। जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध था उसमें आप देखेंगे देवगांव की संधि होती है 1803 में, राजपुर की संधि होती है 1805 में, राजगढ़ की संधि होती है 1805 में और राजगढ़ की संधि के परिणाम स्वरूप युद्ध समाप्त होता है। बसीन की संधि के कारण इस युद्ध में शुरुआत होती है। बसीन की संधि के बारे में हमने आपको बताया था, एक बार फिर आपको हम यही बता देते हैं कि बसीन की संधि जो 1802 में हुई थी ये क्या था। ये एक सहायक संधि थी। सहायक संधि में अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज एक अपनी सैन्य टुकड़ी, एक अपनी आर्मी ये अपने आपके राज्य में रखते थे, जिसका खर्चा आपको उठाना था और ये काम करेंगे अंग्रेजों के लिए। और तीसरी कंडीशन जो थी ये थी कि कंपनी के दोस्त आपके दोस्त होंगे और कंपनी के दुश्मन आपके दुश्मन होंगे। ये 3 कंडीशन थी और इसी की साइन होने के बाद जो मराठा था, मराठाओं ने विद्रोह किया, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की फिर एक पृष्ठभूमि धीरे धीरे 20 सालों में 12 सालों में बनती है और फिर युद्ध होता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और इसमें अंग्रेजों का जो लीड कर रहा था लॉर्ड हेस्टिंग था और यहाँ पर मंदसौर की संधि होती है और ग्वालियर की संधि। इसके बाद पूरे मराठा बिखर जाते हैं और टूट कर कई भागों में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की पूरी वीडियो। हाँ, एक बार फिर आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल रक्षाबंधन है और आप लोग सेलिब्रेट कीजिएगा, लेकिन फिर वही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग प्यार बांटेगा, कोरोना नहीं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर आपको सूचना देते हैं कि कल की क्लास जो 9 बजे होती है वो बंद रहेगी और आज संडे है। संडे में जो शाम को क्लास होती है 6 बजे वो क्लास भी ऑफ रहेगी। ये आप लोगों को स्पेशली रक्षा बंधन के कारण ये क्लासें बंद की गई हैं। हम मिलेंगे आपसे फिर
मंगलवार को कितने बजे? सुबह 9 बजे वही हमारा टाइम होगा। और जल्दी ही हम आप लोगों के लिए यूपी स्पेशल के लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ चुके हैं और यूपी स्पेशल से लगभग 10 प्रश्न आपके आपके जो प्रतियोगिता एग्जाम होंगे, जो परीक्षा होगी उसमें पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको हम यूपी स्पेशल जल्दी कवर करा देंगे, जिससे आपकी चीज़ें वहाँ पे बार बार आपसे रिवीजन कर सकें। ठीक है दोस्तों, रोकेंगे हम यहीं पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आज्ञा दीजिए हमें, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए रमेश चंद्र का प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।